हाय एवरीवन। चलिए आज हम लोग बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2, जिसमें देखेंगे हम लोग ब्रेन के बारे में और ह्यूमन का पूरा नर्वस सिस्टम के बारे में कि कैसे कैसे हम लोग का नर्वस सिस्टम कंट्रोल होता है। तो आज का लेक्चर में हम लोग नर्वस सिस्टम कंप्लीट करेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक ज़रूर देख के जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं क्या हम लोग इसमें देखना है। तो नेक्स्ट आपका जो पार्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग देखते हैं कि आपका ब्रेन के बारे में आज देखते हैं क्या क्या होता है, नहीं होता है और ब्रेन कैसे काम करता है। तो कल जहाँ तक हम लोग छोड़े थे वहाँ से आज स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए कि जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग का जो नर्वस सिस्टम है, जनरली हम लोग का जो नर्वस सिस्टम है उस नर्वस सिस्टम को कितना भाग में बांटा गया है। तो आपके सामने एक टेबल, एक चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट में आप देख पा रहे होंगे कि नर्वस सिस्टम को 3 भाग में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, जो हमारा बॉडी का बीचों बीच, या तो बोला सेंटर किसको बोलते हैं, जो किसी चीज़ का मेन कंट्रोलिंग पावर हो। तो हमारे पूरा बॉडी का जो कंट्रोल है वो 2 चीज़ों के ऊपर है, एक ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इसमें से फर्स्ट जो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें 2 बात आया हुआ है, एक है आपका ब्रेन और दूसरा है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो CNS का फुल फॉर्म हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्लियर। अब दूसरा जो पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग 2 तरह का आपका नर्व के बारे में बात करते हैं, जिसमें एक होता है आपका क्रेनियल नर्व और एक होता है स्पाइनल नर्व, ठीक। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 तरह का नर्वस सिस्टम काम करता है, जिसमें से पूरा का पूरा नर्व के ऊपर खिला है। इसमें एक है आपका क्रेनियल नर्व और दूसरा है स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देखिए बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे पूरा का पूरा अगर हम लोग सामने खड़ा हैं तो हम लोग को बीचों बीच में जो सेंटर होगा, तो कौन सा, ये जो माथा में आपका जो ब्रेन है, उसके अलावा जो आपका बैकबोन है, जो रीढ़ का हड्डी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर में स्पाइनल कॉर्ड है, ये कहलाता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके अलावा पूरा बॉडी में जो आपका स्पाइनल कॉर्ड से या आपका ब्रेन से जो आपका नर्व निकला हुआ है, जैसे फेस में जो भी बात हो रहा है, जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे आपका मुँह का फुलाना है ना, उदास होना, खुश होना, हंसना, रोना, ठीक है, ये सारा जो आपका कंट्रोल है आपका क्रेनियल नर्व के थ्रू होता है, ठीक। तो क्रेनियल नर्व कहाँ से निकल रहा है, आपका ब्रेन से निकलता है। और स्पाइनल नर्व कहाँ से निकलेगा, तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा। इसमें हम लोग बात किया जाए कितना पेयर होता है, तो क्रेनियल नर्व का जो है वो आपका 10 पेयर होता है, सॉरी 12 पेयर। इन केस ऑफ मैमल्स जो है उसमें आपका 12 पेयर्स होता है। और जो स्पाइनल नर्व होता है ये आपका 31 पेयर होता है, ठीक है। तीसरा जो हम लोग बांटे हैं यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS। एक्चुअल में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही टाइप है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जो भी कंट्रोल है वो ब्रेन अपने हिसाब से काम करता है। ऐसा नहीं कि अगर हम चाहेंगे कि पेट को बोलेंगे थोड़ा देर खाना पचाना बंद कर दो भाई, है ना, या फिर ऐसा बोलेंगे पेनक्रियाज को थोड़ा देर इंसुलिन सिक्रेट मत करो, या हम लोग बोलेंगे बहुत ज़्यादा सिक्रेट कर दो, तो हम लोग के अनुसार से काम नहीं चलेगा। उसका जो काम होगा वो खुद ब खुद कंट्रोल करेगा। उसके लिए हम लोग का विल पावर का उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में इसको बोला गया है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके अंतर्गत में भी 2 चीज़ है, एक है आपका है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पारासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो दोनों का काम क्या है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है कि जो भी चीज़ दिख रहा है आपको, जो भी काम हो रहा है, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर का या हार्ट बीट का, जो भी चीज़ आपके पास कंट्रोल हो रहा है वो सारा कंट्रोल पारासिम्पैथेटिक जो है उसको इंक्रीज करता है और पारासिम्पैथेटिक जो है उसको डिक्रीज करने में काम करता है, ठीक है। तो 3 मेन आपका पार्ट में बटा हुआ कौन कौन, तो एक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। कितना पेयर होता है क्रेनियल नर्व्स, आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, तो याद रखिएगा 12 पेयर्स। अगर बात किया जाए स्पाइनल नर्व का,
तो स्पाइनल नर्व आपका है 31 पेयर। क्लियर। चलिए आगे है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें बात की एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में। तो अब आगे एक एक करके देखते हैं कि ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट है आपका। ब्रेन जनरली जो है वो 3 मेन भाग में बटा हुआ है, जिसमें से आपका एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन और एक है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, है ना। तो सामने आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन जो आपका किया हुआ है। फोर ब्रेन में भी आपका 2 पार्ट है मेनली, एक्चुअल में 3 पार्ट है लेकिन मेनली 2 पार्ट में इसको बांटते हैं। एक है आपका सेरेब्रम और दूसरा है आपका ओल्फैक्टरी लोब्स और तीसरा आता है डायनसेफेलॉन। क्लियर। मिड ब्रेन को ज़्यादा भाग में बांटा नहीं गया है, लेकिन मिड ब्रेन में 2 पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक को बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, है ना। एक्चुअल में मिड ब्रेन के बारे में क्लास 10 तक में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस उसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। हिंड ब्रेन को भी 3 भाग में बांटा गया है, एक है पोन्स, दूसरा है सेरेबलम और तीसरा है आपका मेडुला ओब्लंगाटा। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं सारे के बारे में कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। चलिए यहाँ पे एक और चार्ट आपको दिख रहा होगा, इस चार्ट में आप देख सकते हैं, अगर क्लियरली विजिबल है तो बढ़िया है, नहीं है तो हम यहाँ हैं, हम बता रहे हैं क्या क्या है। जैसे सबसे पहले नर्वस सिस्टम जो है उसको यहाँ पे देखिए 2 भाग में मेनली जो बोले थे कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन? एक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन बात किए? एक बात किए ब्रेन का, एक बात किए स्पाइनल कॉर्ड का। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो आपका नर्व से कंट्रोल हो रहा हो, जिसमें आपका आता है एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए जैसे जो आपका ब्रेन है इसको मेनली हम लोग 2 भाग में कैटेगराइज कर रहे हैं। एक में रखे हैं किसको? तो सर CNS को, और दूसरा है आपका PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अलग अलग बुक में आपका अलग अलग टाइप से बांटा है। अभी जो देखिए आप कि 3 भाग में बांटे थे, ऑटोनॉमिक को अलग रखे थे, लेकिन अब यहाँ पे जो बांटा गया है, जो आपके बुक में आपको दिखेगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इसमें भी 2 भाग में इसको बांटा गया है। एक बोलते हैं SNS सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री क्या है? तो वॉलेंट्री वर्ड जो है, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम आपको बताता है कि कोई भी काम अगर आप चाहे तो आप अपने अनुसार से मूव कर सकते हैं। जैसे हमको क्या बोलना है, हाथ का मूवमेंट कैसे करना है, गर्दन का मूवमेंट कैसे करना है, किधर चलना है, क्या लिखना है, ये सारा जो कंट्रोल है आपका वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। जब कुल मिला के जो आपको पता हो, जैसे अभी आप देखे होंगे कि बहुत सारा वैसा कोई फंक्शन या किसी के अगल बगल में कोई यज्ञ वगैरह होता है तो उसमें वॉलेंटियर बनाया जाता है। तो वॉलेंटियर का काम क्या है? जनरली देखना वो लाठी डंडा हाथ में लेकर के इधर बैठो, उधर बैठो, यही सब करता रहता है। तो वॉलेंटियर का क्या काम है? जो उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो फॉलो करवा रहा है। तो कुल मिला के वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम मतलब जो हम लोग के चाहने के अनुसार जिधर चाहे एक झापड़ उसको लगा देना, उसको कुछ बोल देना, उसको डांट देना, उसको पिन खिंचवा देना, है ना। तो ये सारा हो गया आपका वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में। और इन वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में कौन आएगा? तो जो हम लोग के कंट्रोल से बाहर है, जैसे हार्ट बीट कितना तेज धड़केगा, कितना स्लो चलेगा, ब्रीदिंग रेट कैसा होगा, ब्लड का फ्लो कैसा होगा बॉडी के अंदर, तो ये सारा जो है इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में आता है। ठीक है, तो जो आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें हम लोग जो अभी देखे 2 पार्ट कौन कौन? एक क्रेनियल नर्व आ जाएगा, है ना, और दूसरा आपका स्पाइनल नर्व आ जाएगा। किस में? वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, या इसको सोमेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसमें आपका कौन कौन आ जाएगा? तो अभी बताए हैं सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करेगा? उसको इंक्रीज करेगा जो भी काम है उसको, और पैरासिम्पैथेटिक उसको डिक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इंक्रीज करता है और क्या डिक्रीज करता है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम में जो पार्ट्स है उसको एक एक करके डिफाइन किया गया है कि कौन कौन सा पार्ट है और क्या क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहला पार्ट जो है क्या लिखा है देखिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम हैज 2 पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आ रहा है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? तो सर जो 2 चीज़ है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दीजिए तो बचा क्या है? सिर्फ न्यूरॉन। तो जितना भी तरह का न्यूरॉन है, चाहे आपका क्रेनियल का हो, स्पाइनल का हो, या फिर पेट के अंदर में जितना ऑर्गन्स है उसको बोलते हैं विसरल ऑर्गन। तो विसरल नर्व भी कहीं कहीं बुक में आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा, है ना।
तो 3 तरह का यहाँ पे नर्व फाइबर का यूज होता है, किसके लिए? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो बात कहते हैं हम लोग वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के बारे में। तो वॉलेंट्री पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वॉलेंट्री पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विल पावर। मतलब जो हम लोग का विल पावर है, इच्छा के अनुसार जो कंट्रोल हो, उसको बोलेंगे वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। ठीक है, और इन वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में जो हम लोग के इच्छा अनुसार नहीं हो, ऑटोनॉमिक हो। क्लियर? देखिए, तो कुछ फिगर यहाँ आपके सामने दिख रहा होगा, जिसमें से 2 तरह के आपका चित्र दिख रहा होगा। एक में आपका दिख रहा है जो पारासिम्पैथेटिक है, और दूसरा है जो दिख रहा है सिंपैथेटिक है ना। तो पारासिम्पैथेटिक में अगर आप देख पा रहे हो तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि आपका डायलेटेड पुपिल। तो क्या बोल रहा है कि पुपिल के साइज किसको बोले थे? हमारा आँख में जो बोले थे ब्लैक वाला जो पार्ट है उसको आइरिस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा आई का ये जो दिख रहा है ब्लैक पार्ट, इसको आइरिस बोला गया है। और आइरिस के बीचों बीच जहाँ जो ब्लैक पार्ट इस तरह से है, ये हो गया आइरिस पूरा, है ना, ये पूरा हो गया आइरिस। और आइरिस के बीचों बीच में इस तरह का पार्ट जहाँ पे खाली दिखता है, ये कहलाता है आपका पुपिल। तो एक का काम है पुपिल को क्या करना? डायलेटेड, मतलब उसको थोड़ा फैलाना, है ना, ये आएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। और एक है पुपिल को कॉन्स्ट्रिक्टेड, मतलब उसको सटाना, मतलब एक फैला रहा है एक सटा रहा है। कब फैलेगा? तो जब लाइट कम हो। जब लाइट कम हो तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारा आई का पुपिल का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्यों सर? तो ताकि ज़्यादा लाइट इंटर कर सके, तो हम लोग को कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिख सके, शार्प ऑब्जेक्ट दिख सके, है ना। लेकिन इसी के अपोजिट है आपका पारासिम्पैथेटिक। जब लाइट ज़्यादा हो तो ऐसे कंडीशन में पुपिल का साइज को छोटा कर देता है, ताकि बहुत ज़्यादा लाइट इंटर ना हो। ज़्यादा लाइट इंटर होगा तो हमारा आँख को क्या कर सकता है? प्रॉब्लम कर सकता है, हमारा लेंस को ख़राब कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा आप देख रहे होंगे इसमें कि आपका दिख रहा है कि सलाइवेशन। तो एक है जो सलाइवेशन को रोकता है और एक है सलाइवेशन को बढ़ाता है। मतलब कुल मिलाकर के दोनों एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक काम करता है। मतलब एक बढ़ा रहा है तो दूसरा घटा रहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो ब्रेन के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे कि ब्रेन का क्या क्या काम है, कौन कौन सा पार्ट है। अभी तक हम लोग देखे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट काम कर रहा है, एक ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं कि ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट है और क्या क्या आता है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि ब्रेन जो है, इसका दूसरा वर्ड दिया गया है इनसेफेलॉन। ब्रेन को हम लोग इनसेफेलॉन के टर्म से भी जानते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड है। ब्लड में आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार से ब्रेन के लिए एक वर्ड दिया गया है यहाँ पे इनसेफेलॉन। जैसे किडनी के लिए रीनल वर्ड दिया गया है, लंग्स के लिए पल्मोनरी वर्ड दिया गया है, हार्ट के लिए कार्डियक वर्ड दिया गया है ना। उसी प्रकार से ब्रेन के लिए क्या दिया गया है? इनसेफेलॉन। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम या कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। कुल मिला के ही बोल सकते हैं। ब्रेन जो है हमारा, अगर आप कंप्यूटर कभी देखे होंगे तो उसी कैसा हमारा ब्रेन भी है। कैसे सर? तो जो आप माउस या कीबोर्ड का यूज करते हैं वो हो गया इनपुट डिवाइस। तो उसी प्रकार से जो भी स्टिमुलस को हम लोग लेके आते हैं, स्टिमुलस हमारा रिसेप्टर रिसीव करता है, उसको अंदर पहुंचाता है, तो हो गया आपका कौन सा? इनपुट डिवाइस। ठीक है, वहाँ पे लगा होता है बीच में उसमें सीपीयू, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसी प्रकार से हमारा ब्रेन क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट है, जो किसी भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है कि क्या बोला जा रहा है, इन्फॉर्मेशन में क्या क्या बात बोली जा रही है, उस सारा चीज़ को एनालाइज करने का काम किसका है? तो आपका ब्रेन का है। इसीलिए इसको बोला गया है मेन प्रोसेसिंग यूनिट या मेन कंट्रोलिंग यूनिट या हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट रिसीव्स एंड सेंड इम्पल्सेस। इसका काम क्या है? तो जो भी इम्पल्स आया था, जो भी स्टिमुलस इम्पल्स के रूप में आया था, उसको रिसीव करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और फिर सेंड करेगा कि उसके अनुसार तुमको क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, तो आप जैसे देखे होंगे ब्रेन जो है आपका, अगर ब्रेन का पार्ट अगर आप देखे होंगे तो ब्रेन जो है इस तरह से पूरा फोल्डेड होता है, इस तरह से पूरा फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है ना। तो जो फोल्डेड स्ट्रक्चर क्यों होता है? तो फोल्डेड स्ट्रक्चर होने के कारण क्या है कि वो अपना सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन प्रेजेंट हो। अगर किसी के दिमाग में आइडिया आया होगा कि सर ब्रेन आखिर है क्या, तो ब्रेन का स्ट्रक्चर तो हम लोग देखें, लेकिन ब्रेन में होता क्या है, किस चीज़ से मिलकर बनता है? तो एक्चुअली में ब्रेन कुछ नहीं है, बस मिलियंस ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। मतलब कुल मिलाकर के न्यूरॉन ही है और कुछ नहीं है। सारा न्यूरॉन एक जगह पे कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया है, जमा हो गया है, उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को यहाँ पे ब्रेन के नाम से जाना गया है। ठीक है,
बाकी जगह पे न्यूरॉन सिंगल सिंगल, जैसे हाथ से निकला सिंगल, यहाँ से निकला सिंगल, है ना, जितना भी मसल्स है वो सारा से सिंगल सिंगल निकला हुआ है। लेकिन ये जो पार्ट है ब्रेन जो है, वहाँ पे सारा न्यूरॉन आपस में क्या हो गया है, एक पूरा गुच्छा बना दिया है, और उसी पार्ट को यहाँ पे हम लोग ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट दिखता है। एक आपका देखिएगा, अगर जो फोल्डेड पार्ट दिख रहा है, इसमें एक डिप्रेशन होता है और एक उठा हुआ पार्ट दिखता है। तो जो उठा हुआ पार्ट है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं गायरी, GYRI। ठीक है, और जो डिप्रेशन वर्ड है, जो डिप्रेशन है उसके लिए वर्ड दिया गया है सुलेसी, SULCI। ठीक, तो क्या है सर दोनों वर्ड? कुल मिलाकर के बोला गया है कि जो ब्रेन हमारा है, उस ब्रेन का जो फोल्डेड पार्ट है उसमें से जो उठा हुआ पार्ट दिखेगा उसको बोला गया है गायरी, और जो दबा हुआ पार्ट दिखेगा, डिप्रेशन जो गड्ढा ऐसा होगा, उसको बोला गया है सुलेसी। क्लियर? कुल मिलाकर के फोल्डेड क्यों होता है? तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द फोल्डेड इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ ब्रेन। उसका सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जाता है। अगर आप लाइफ प्रोसेस पढ़े होंगे तो हम पढ़े होंगे भिलाई के बारे में। तो भिलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वो भी फोल्डेड है। तो क्यों फोल्डेड है? ताकि अपना सरफेस एरिया को बढ़ा सके, ताकि जो भी फूड मटेरियल है उसको अच्छा से एब्जॉर्ब कर सके। उसी प्रकार से हमारा आपका जो ब्रेन है वो भी फोल्डेड पार्ट में है। तो ब्रेन प्रोटेक्ट कैसे है? अब बात करते हैं ब्रेन जो है वो प्रोटेक्ट कैसे होता है, कहाँ पे होता है, इसका लोकेशन क्या है। ठीक है, तो ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड आवर स्कल। कहाँ पे? स्कल में, मतलब खोपड़ी में। अब स्कल किसको बोलते हैं? देखो ये पूरा का पूरा पार्ट है, यहाँ तक में जितना भी हड्डी है वो पूरा को स्कल बोल सकते हैं। अगर इतना भी समझ में नहीं आए तो कभी तांत्रिक वगैरह के पास देखा है मुंडी का, हड्डी का मुंडी। ठीक है, मुंडी का जो हड्डी होता है, अगर नहीं देखे हो रियल में तो मूवी वगैरह में तो जरूर देखे होगे कि एक खोपड़ी पकड़े हुए रहता है। तो खोपड़ी में जितना हड्डी है ना, वो पूरा को एक साथ मिला के बुलाया था स्कल। ठीक है, अगर पूछा जाए हाउ मेनी बोन्स आर फॉर्म स्कल, अगर पूछा जाए कि स्कल में टोटल मिला के कितना बोन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्कल में टोटल 22 बोन होता है ना। टोटल नंबर ऑफ बोन प्रेजेंट इन आवर स्कल इज 22, जिसमें से 8 बोन जो आपका है वो आपका हेड रीजन में ऊपर, जहाँ पे आपका ब्रेन प्रोटेक्ट है। ठीक है, तो 8 बोन जो है वो आपका कहाँ पे है? तो जहाँ पे आपका ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। इस क्रेनियम को हम लोग बॉनी बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और बाकी का 14 बोन जो है, इसको हम लोग फेशियल बोन के नाम से जानते हैं। फेशियल बोन, थोड़ा चौक लेना। ठीक है, तो 8 बोन जो है वो आपका कौन सा है? क्रेनियम, जो ऊपर में हड्डी जहाँ है, जो ब्रेन में जहाँ आप टच करके देख सकते हैं, इसमें जो हड्डी दिख रहा है। और जो 14 बोन जैसे गाल में है, नाक में यहाँ पे है, आँख का पोर्शन में ये जो है, ये सारा बोन जो है उसका टोटल नंबर है आपका 14। टोटल नंबर ऑफ बोन पूरा का बात किया जाए 22, सिर्फ ऊपर बात किया जाए तो 8, फेस का बात किया जाए तो 14। ठीक है, अगर पूछा जाए ब्रेन कहाँ है, तो ब्रेन इज प्रेजेंट इन स्कल। ठीक है, अब स्कल में भी कहाँ? तो स्कल में सर जो क्रेनियम है, क्रेनियम को क्या बोला गया है? बॉनी बॉक्स। अभी बॉनी बॉक्स क्या होता है? तो बोन से बना हुआ बॉक्स को बोला गया है बॉनी बॉक्स। ठीक है, जैसे आपके पास कोई डब्बा है, तो डब्बा में कार्टून में क्या होता है? डब्बा होता है। तो डब्बा क्या किस चीज़ का बना हुआ है? पेपर का बना हुआ है। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में जहाँ पे हड्डी ब्रेन रखा हुआ है, वो चारों साइड से बोन से घुरा हुआ है इस तरह से। जैसे मान लो मेरे हाथ में चौक जो है ब्रेन है, अब इस ब्रेन को हम पूरा क्या कर रहे हैं? पूरा चारों साइड से ऐसे कवर कर दिए, तो जो है पूरा क्या है? हड्डी का ढांचा है। इसी के अंदर में अगर आपका ब्रेन है तो जो बॉक्स है इसी को बोला गया है बॉनी बॉक्स, और इसी का दूसरा नाम है क्रेनियम। ठीक है, तो ब्रेन प्रेजेंट कहाँ है? स्कल में। स्कल में कहाँ? क्रेनियम। क्रेनियम का दूसरा नाम बॉनी बॉक्स। क्लियर? क्रेनियम अगर पूछा जाए कितना हड्डी से मिलकर बना हुआ है, तो टोटल 8 बोन से। स्कल कितना बोन से बना हुआ है? 22 बोन से। ठीक, अब एक बात बताओ, अगर ये जो ब्रेन है वो बॉनी बॉक्स के अंदर रखा हुआ है ना, बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, तो क्या बॉक्स के अंदर कोई सामान हिलेगा तो क्या होगा? इधर कभी इधर टकराएगा, कभी इधर टकराएगा। देखना, कभी तो माथा ऐसे करेगा तो पता चलेगा ब्रेन नीचे लुढ़क गया, ऐसे करेगा तो ब्रेन इधर लुढ़क गया, ज़रूरत से उछलेगा तो भी बॉल जैसा उछलेगा, है ना। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर इस तरह का होता है क्या? नहीं ना। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और क्या किया जा सकता है? तो इस तरह का कंडीशन ना हो, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा ब्रेन है, जैसे मान लो ये हमारा क्रेनियम बॉक्स है, समझने के लिए भी बता रहे, देखो
ये मत बोलना सर ये ब्रेन तो ऐसा राउंड नहीं होता है, बस समझने के लिए बता रहे, ध्यान दीजिए। ये जो है, अगर ये बॉनी बॉक्स है, क्या है, बॉनी बॉक्स, और इसके अंदर में आपका मान लीजिए यहाँ पे आपका ये जो है ब्रेन प्रेजेंट है, ये जो है यहाँ पे इसके अंदर में आपका ही ब्रेन प्रेजेंट है। तो ब्रेन इसमें डायरेक्ट टच ना हो, इसलिए इसके ऊपर में 3 लेयर चला होता है, 1 2 3, 3 लेयर जो यहाँ पे इस तरह से आपका बना होता है, जिस लेयर को बोलते हैं हम लोग मेनिंग्स, ठीक है, MENINGES, मेनिंग्स। तो मेनिंग्स क्या है, तो मेनिंग्स इज द 3 लेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट अराउंड द ब्रेन इज कॉल्ड मेनिंग्स। तो मेनिंग्स जो है वो 3 मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है जो ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, ताकि ब्रेन जो है डायरेक्ट क्रेनियम में हड्डी जो है उसमें टच ना करे, उसे प्रोटेक्ट करवाता है, ठीक है। अब इस जो मेनिंग है इसके अंदर में भी कुछ लिक्विड भरा होता है, खाली नहीं होता है, इसके अंदर में भी कुछ लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं CSF, फुल फॉर्म है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, है ना। अब इसका काम क्या है सर, तो सिंपल सी बात है, खाली स्ट्रक्चर रहेगा तो भाई टकराएगा, उससे बचाना है तो क्या करना होगा, उसमें लिक्विड भर दिया ताकि खाली ना हो, और जंप भी करे ताकि उसको प्रेशर, मैकेनिकल शॉक, झटका, जैसे जो माथा से हिलाते हैं तो ब्रेन जो है हड्डी में टकराए नहीं, उसे झटका उसको प्रोटेक्ट करे मैकेनिकल शॉक से। चलो एक बढ़िया एग्जांपल बताते हैं। मान लो फ्लिपकार्ट से कुछ हम ऑर्डर किए हुए हैं, है ना, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, जिससे भी आपका मन करता है आप ऑर्डर कर देते हो कोई भी चीज़। तो ऑनलाइन जब आप ऑर्डर करते हो, देखना एक मस्त पैकिंग बॉक्स में देता हो, तो जो बॉक्स है उसको मान लेते हैं हम लोग क्रेनियम, ठीक है। अब बॉक्स के अंदर जो भी आप सब्सटेंस मंगवाए हैं, जो भी सामान मंगाए हैं, वो हो गया आपका ब्रेन। अब क्या वो डायरेक्ट उसमें डाल के सिर्फ बॉक्स के अंदर देता है, कभी नहीं। उसके ऊपर में देखना क्या करता है, तो प्लास्टिक का एक कवर रहता है, उसके ऊपर में देखना एयर बबल टाइप से रहता है, एयर बबल जो रहता है जिसको फोड़ते पट आवाज़ करता है ना, तो एयर बबल का एक कवरिंग करके उसके ऊपर लपेटा रहता है ताकि वो सामान डैमेज ना हो, है ना। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि अगर कहीं सामान को पटक दिया जाए या कभी गलती से गिर गया, क्योंकि पैकेजिंग तो बहुत सारा चीज़ एक साथ है, तो उसको डैमेज ना हो, इसलिए एयर बबल का उसमें सेपरेशन किया जाता है। उसी प्रकार से हमारा ब्रेन का चारों तरफ क्रेनियम बॉक्स, उसके अंदर में क्या है, मेनिंग्स का लेयर, उसके अंदर में क्या भरा हुआ है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ताकि वो हिले नहीं। और देखना कभी डब्बा ऐसे हिलाएगा, जो भी पैकेजिंग है, तो हिलेगा नहीं, पता नहीं चलेगा उसमें डब्बा हिल रहा है कि नहीं, क्योंकि उस शेप उस तरह उसको बना के दिया था टाइट करके चारों साइड से, ताकि हिले नहीं। उसी प्रकार से सोचो हमारा ब्रेन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या बुद्धि लगाया गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो जो बात हम बताए हैं सारा आपका यहाँ लिखा हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा समझने के लिए आप फिगर का भी मदद ले सकते हैं, देख सकते हैं सारा आपका ऊपर में बना हुआ है कि कहाँ कहाँ क्या है नहीं है। देखिए ऊपर में जो सबसे ऊपर में फिगर दिख रहा है आपका बोन दिख रहा है, तो बोन कौन सा, क्रेनियम बॉक्स वाला। उसके जस्ट नीचे देखिए मेनिंग्स का लेयर लगा हुआ है, उसके जस्ट नीचे देखिए आपका कुछ ग्रे मैटर या वाइट मैटर लिखा हुआ है, ये आपका न्यूरॉन का ही पार्ट है। देखिए न्यूरॉन का सारा जो 2 तरीके से इसका पार्ट बनता है ना, क्या क्या 2 तरीका है। तो एक बोला जाता है कि ब्रेन में जो है वाइट मैटर जो है वो आपका अंदर की ओर होता है और ग्रे मैटर बाहर की ओर होता है। तो सर वाइट मैटर ग्रे मैटर क्या है, देखो सारा न्यूरॉन का एक जोन को एक तरफ कर दो, ठीक है, और जो आपका उसका डेंड्राइट वाला पार्ट है उसको एक तरफ कर दो। बॉल जैसे कैसे बनाते हैं सारा एक तरफ, उसके ऐसा अगर कर देते हैं तो इसका जो ग्रे मैटर है वो बाहर की ओर हो जाएगा और वाइट मैटर मतलब कलर इसका अलग दिखेगा। तो इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, यहाँ समझना भी नहीं है, ये आपका 11th-12th का टॉपिक है। ग्रे मैटर क्या है, वाइट मैटर क्या है, यहाँ आपसे नहीं पूछेगा। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि ब्रेन जो है कहाँ पे होता है, तो क्रेनियम को क्या बोला जाता है, तो बॉनी बॉक्स, ठीक है। कौन सा लेयर होता है, तो 3 लेयर होता है मेनिंग्स का। क्या भरा होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इससे ज़्यादा आपका इसमें नहीं पूछेगा। तो आपके सामने एक फिगर भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और ब्रेन में भी क्या बोले, देखिए अब उसमें फोल्डेड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, जो उठा हुआ पार्ट दिखेगा उसको गायरी, जो आपका डिप्रेशन वाला पार्ट होगा उसको स्लेसी, है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट है आपका कि सर ब्रेन जो है, ठीक है आप उतना बात तो बता दिए, लेकिन ब्रेन को अब क्या करना है, कितना भाग में क्लासिफाइड है, क्या पूरा ब्रेन एक ही जैसा है या एक ही पार्ट में डिवाइड है। तो जी नहीं, जो हमारा ब्रेन है इसको मेनली 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, तो पहला है आपका फोर ब्रेन, ठीक है,
दूसरा है आपका मिड ब्रेन, और तीसरा है आपका हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, तो फोर ब्रेन किसको बोलेंगे, मिड ब्रेन किसको बोलेंगे, और हिंड ब्रेन किसको बोलेंगे। देखिए अभी जो फिगर दिखा रहे थे हम लोग उसमें देखते हैं, और फिगर में, तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि अगर आपको आइडेंटिफाई हो पा रहा होगा, तो जो आपका क्रसर जहाँ दिख रहा है, तो ये जो पार्ट है, ये पूरा सामने वाला जो पार्ट होगा, ये पूरा जो राउंडेड पार्ट दिख रहा है, ये होगा आपका फोर ब्रेन। बीच में जो पार्ट है यहाँ पे वो होगा मिड ब्रेन, और लास्ट वाला ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे हिंड ब्रेन। ठीक है, तो इधर का जो पार्ट है ये फोर ब्रेन, बीच में मिड ब्रेन, लास्ट में हिंड ब्रेन। मतलब अगर आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई करना चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए ये जो पार्ट यहाँ पे है ये कहलाएगा मिड ब्रेन, ये पूरा जो पार्ट है यहाँ तक ये कहलाएगा फोर ब्रेन, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है कहलाएगा हिंड ब्रेन। ठीक है, ऊपर का पार्ट पूरा यहाँ तक फोर ब्रेन, बीच में है मिड ब्रेन और लास्ट में है हिंड ब्रेन। जैसे ये जो पार्ट पूरा ऊपर दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक ये पूरा हो गया फोर ब्रेन। ये जो गर्दन के पास यहाँ पे पार्ट है ये कहलाएगा हिंड ब्रेन, और इसके बीचों बीच में जो पार्ट होगा वो कहलाएगा मिड ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन को कितना भाग में बांटा गया है, 3 भाग में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। चलिए, तो फोर ब्रेन क्या बोल रहा है, इट इज़ द प्रिंसिपल थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर बात किया जाए कि फोर ब्रेन जो है वो क्या है, तो फोर ब्रेन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी में हमारा सेरेब्रम है जो आपका ब्रेन का 80% हिस्सा घेरे हुए है, और इस पर सारा जितना भी आपके अंदर में इंटेलिजेंसी, आपका रीजनिंग पावर है ना, आपका मेमोरी पावर, इस सारा का सारा पार्ट जो है कहाँ है, फोर ब्रेन में प्रेजेंट है। जितना भी आपका सोचने समझने का क्षमता है, आपका पर्सनालिटी है, आपका इंटेलिजेंसी है, ये आपका कहाँ है, सारा फोर ब्रेन में। ठीक है, तो फोर ब्रेन को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। अब फोर ब्रेन को भी, जो फोर ब्रेन है इसको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन, तो एक देख सकते हैं आप ओल्फैक्टरी लोब, ओल्फैक्टरी लोब्स। दूसरा पार्ट जो है वो कहला रहा है आपका सेरेब्रम। ठीक है, और तीसरा पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन है ना, ओल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन। तो ओल्फैक्टरी लोब्स क्या है, तो ओल्फैक्टरी लोब जो है एक पेयर स्ट्रक्चर है, क्लब शेप का, मतलब छोटा सा आपका शेप का स्ट्रक्चर है, जो आप कहाँ प्रेजेंट है, तो ब्रेन का फ्रंट पार्ट में प्रेजेंट है, जो स्मेल को आइडेंटिफाई करता है। तो ओल्फैक्टरी वर्ड से तो पहले से भी वाकिफ हैं कि सर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर भी आया हुआ है ना, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर भी बताए हैं। उसी प्रकार से यहाँ ओल्फैक्टरी लोब है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर नाक में था, वहाँ से जो भी सेंस ऑफ स्मेल लेके जाएगा कहाँ जाएगा, फोर ब्रेन में जाएगा, और वहाँ पे जो उसका पार्ट होगा, पार्टिकुलर रीजन है जहाँ से उसको आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा पार्ट क्या करेगा, उसमें एक ओल्फैक्टरी लोब है जो स्मेल को डिटेक्ट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सेरेब्रम। तो सेरेब्रम क्या है, अब सेरेब्रम के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम लोग, क्योंकि जब बड़ा पार्ट है, काम का चीज़ है, तो यहाँ से एक पहला क्वेश्चन यहीं से है जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि विच पार्ट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, हमारा ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सेरेब्रम। ध्यान रखना, वहाँ कन्फ्यूजन करने के लिए वहाँ पे एक और ऑप्शन दिया जाएगा सेरेब्लम। तो सेरेब्लम जो है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है, और सेरेब्रम जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट है। कितना परसेंट, टोटल ब्रेन का 80% हिस्सा जो है घेरे हुए है। ठीक है, टोटल ब्रेन का 80% हिस्सा को घेरे हुए है, और इसमें भी जो है इतना बड़ा पार्ट है कि इसको भी 2 भाग में पहले बांटा गया है। कौन कौन सा, देखो सेरेब्रम जो है, अगर आप ब्रेन को अगर ऊपर से देखेंगे इधर से, जैसे मान लीजिए कि हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन का ये जो पार्ट है, इसमें ये जो पार्ट है सेरेब्रम का है, जैसे ये जो ब्रेन है उसको ऐसे देखते हैं तो इस तरह 2 भाग में बटा हुआ है ना, तो 2 हेमिस्फेयर में बटा हुआ है, इसको बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर, सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, तो सेरेब्रल हेमिस्फेयर में भी क्या बोल रहा है, एक राइट साइड बटा हुआ है, एक लेफ्ट साइड बटा हुआ है। देखो जैसे अगर मान लीजिए कि हमारा ब्रेन है, तो एक साइड इधर है और एक साइड इधर है, इस तरह से आपका 2 भाग में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं, जैसे ये हो गया आपका क्या बोल सकते हैं, राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। तो इधर वाला क्या हो जाएगा सर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्या दोनों पार्ट अलग अलग होता है? नहीं सर, दोनों पार्ट अलग होगा तब तो फिर ब्रेन हमारा दो हो जाएगा। तो ब्रेन जो है ये भले दो लोब में दिखता है लेकिन दोनों लोब आपस में कनेक्टेड होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से इससे आता है, क्या आता है कि जो दोनों हेमिस्फीयर है वो किससे आपस में जुड़ा हुआ है? तो जिससे जुड़ा हुआ है दोनों हेमिस्फीयर जिस पार्ट से, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, जो हमारा जो आपका ब्रेन है वो दो भाग में बटा हुआ है। एक सेरेब्रल, कौन सा? राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एक हो गया लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। दोनों जैसे ये दोनों है, दोनों यहाँ पे ज्वाइंट है मान लो इस तरह से, तो जो जोड़ के रखा है उसको बोला गया है कॉर्पस कैलोसम। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से कि लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन, दो हेमिस्फीयर को जोड़ के कौन रखता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक को पलट के देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ बात यहाँ तक? अब आगे देखते हैं कि और सेरेब्रम में क्या बात बोला गया है। तो जो दो हेमिस्फीयर में बांटा गया है, कौन कौन? राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, उसमें भी 4 लोब है दोनों में। 4 लोब में से आइडेंटिफाई किया गया है। एक लोब को बोला गया है फ्रंटल लोब, एक है पेरिटल लोब, और एक है ओसिपिटल लोब, और एक है टेम्पोरल लोब। ठीक है, देखिए सामने आपका लिखा हुआ है, द सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर, द लेफ्ट एंड राइट, बाय अ डीप लॉन्गिट्यूडनल फिशर, मतलब जो बीच में बटा हुआ है, फिशर मतलब जो उसको बांट के रखा है। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम, जो भी बता चुके हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि दोनों हेमिस्फीयर जो है वो 4 लोब में बटा हुआ है। कौन कौन? फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। तो सर ये कहाँ होगा? अभी क्या है सर, नया बात बता रहे हैं आप। पहले तो बोले 3 भाग में बांटे हैं ब्रेन को, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फिर आप 4 लोब में बांट दिए, है ना? झना रहा है दिमाग। तो दिमाग के बारे में जानना इतना आसान नहीं ना है, दिमाग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। देखो हम क्या बोले थे, यहाँ से लेकर के पूरा ये जो पार्ट है ऊपर वाला, ये हो गया फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को भी 2 भाग में इसे, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब जो एक पार्ट है, मान लो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर का एक पार्ट में, तो ये जो सामने जहाँ पे फोरहेड है, ये जहाँ सामने जहाँ माथा पिटते हो ऐसे, है ना, जिसे कोई बोल दिया कुछ, हे भगवान, तो ये जो जहाँ टकराता है फ्रंटल लोब, फ्रंट सबसे सामने यही है, इसको बोला गया फ्रंटल लोब। थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक अपना हाथ ऐसे रखो जहाँ तक पहुँचेगा, उसके बाद जहाँ ये घूर्णी घूमा हुआ है उसको बोलते हैं पेरिटल लोब। ठीक है, और पीछे का ये जो पोर्शन यहाँ तक, क्योंकि ब्रेन यहाँ से यहाँ पूरा है, तो ये जो पार्ट है इसको बोला गया है ओसिपिटल लोब। और ये दोनों कान के ऊपर ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। ठीक है, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, ओसिपिटल लोब, और ये दोनों पार्ट को टेम्पोरल लोब। ठीक, चलिए एक करके देखते हैं चारों लोब के बारे में, क्या खासियत है चारों लोब का। देखो, तो जो फ्रंटल लोब है सामने सबसे पहले, तो फ्रंटल लोब क्या बोल रहा है, लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द हेड, हेड के फ्रंट में है, बिल्कुल सही है सर। दैट्स इन्वॉल्व इन पर्सनालिटी ट्राइट्स। पर्सनालिटी ट्रेट्स का मतलब क्या है, जो भी आपका करेक्टर है, जो भी आपका गुण है, आपका पर्सनालिटी कैसा है, एक जेंटलमैन वाला है, एक बदमाश वाला है, एक बेवकूफ़ वाला है, एक अच्छा आदमी वाला है, या खराब स्टूडेंट वाला है। तो जो भी पर्सनालिटी है वो कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, फ्रंटल लोब से। डिसीजन मेकिंग मूवमेंट, अब डिसीजन मेकिंग मतलब क्या बोल रहा है, कोई भी सिचुएशन आपके पास आ गया, मान लो अगर तुमको हम बोल दिए कि नहीं एक काम करो, एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं अभी बना के दिखाओ, तो तुमको उसमें जो दिमाग लगाना पड़ रहा है, उसके लिए जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, उसमें जो तुमको जवाब देना पड़ रहा है, वो हो गया आपका कौन सा, डिसीजन मेकिंग मूवमेंट। और ये कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, फ्रंटल लोब से। एंड रिकॉग्नाइजिंग स्मेल, अभी बताए थे ओल्फैक्टरी लोब, ये भी कहाँ होगा, फ्रंटल लोब में होगा। ओल्फैक्टरी लोब जो है वो भी फ्रंटल लोब में होगा। नेक्स्ट है पेरिटल लोब। तो पेरिटल लोब में क्या बोल रहा है कि प्रोसेसेस एंड इंटरप्रेट सेंसरी इन्फॉर्मेशन। तो जितना भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, याद करो सेंसरी रिसेप्टर क्या बताए थे, तो सर जितना भी सेंस ऑर्गन है उसमें जो रिसेप्टर लगा उसको सेंसरी रिसेप्टर बोले थे। तो सारा का, जैसे स्मेल, टेस्ट, टच, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब को जो आइडेंटिफाई करने का होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पेरिटल लोब में। ठीक, तो सारा सेंसरी ऑर्गन से जो भी न्यूरॉन जाएगा वो कहाँ जाएगा, पेरिटल लोब में जाएगा। उसके बाद है ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब में क्या है, तो स्मॉलेस्ट लोब है, ये आपका क्या बोल रहा है, ओसिपिटल वन यहाँ पीछे का प्रेजेंट है, ये भी 2 लोब में बटा हुआ है। ठीक, एक है टेम्पोरल लोब।
तो टेम्पोरल लोब जो है, जो कान के जस्ट ऊपर यहाँ, तो किसके लिए होगा? तो ऑसिपिटल लोब का काम नहीं बताएं, देख लो। ऑसिपिटल लोब का काम है आपका विजुअल आइडेंटिफाई करने के लिए। जो फोटो रिसेप्टर आँख से आया था ना, वो यहाँ से आएगा, ऑसिपिटल लोब में जाएगा, और जैसे आँख के पीछे जो है यहाँ का पार्ट, वो जो क्या करेगा, वो आपका इमेज को आइडेंटिफाई करेगा, लाइट को आइडेंटिफाई करेगा, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, है ना, कौन सा लाइट आपको दिख रहा है, क्या इमेज दिख रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने का काम है ऑसिपिटल लोब का। आया अब टेम्पोरल लोब, कान के ऊपर जो था, तो कान के ऊपर जो है वो क्या करेगा, देखो क्या लिखा है, इंक्लूडिंग रिकॉग्नाइजिंग फेसेस एंड ऑब्जेक्ट। अब मान लो तुमको हम बोल दिए कि बाबू ठीक है, अभी तुम अपने अपने जगह पे बैठे हुए हो, अब थोड़ा सा याद करो तो तुम्हारी नानी कैसे दिखती है ना। अब नानी का चेहरा याद करने का कोशिश करेगा, किसी का नानी जिंदा भी होगी, किसी की नानी चली भी गई होगी, है ना। जैसे मेरी नानी नहीं है, तो हम चेहरा याद कर रहे थे, हमको तो याद आ गया कि कैसे दिखती है। तो अगर आप देखे हो किसी चीज़ को, तो आप उसको आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो रिकॉग्नाइज करने के समय में जो ब्रेन आपका जो पार्ट एक्टिव होता है वो है टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो किसी का फेस को रिकॉग्नाइज करना, कोई ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना। अब मान लो सब चीज़ तो तुम्हारे सामने अभी नहीं रखा होगा, अब बोलेंगे देखो कभी एसी देखा है, एसी, तो तुरंत याद आया हाँ सर एसी तो देखे थे। तो जो ऑब्जेक्ट को आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो वो किसके वजह से हो रहा है? टेम्पोरल लोब की वजह से, जो दोनों कान के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद कुछ मेमोरीज, जो याददाश्त, लैंग्वेज कंप्रेंशन, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इमोशन प्रोसेसिंग, मतलब आपको अगर बोल दिए, डांट दिए, जोर से गुस्सा हो गए, आपको बुरा लगा तो सर झुका लिए, है ना, ज़्यादा खुश हुए, तो ये सारा इमोशन के लिए भी कौन सा लोब है? टेम्पोरल लोब। तो ये चारों लोब का काम था आपका। उम्मीद है एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, इसमें आपका पूरा का पूरा पार्ट जो है आपका शो हो रहा है ब्रेन का, कौन सा पार्ट क्या है नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ डिटेल में आप पूरा इस पार्ट को कि इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले आप ये जो पार्ट देख रहे हैं ऊपर में, जो आपका ब्राउन कलर का पार्ट दिख रहा है, वो पूरा का पूरा फोर ब्रेन है, ठीक है। बीच में जो पार्ट आपका फोर ब्रेन, जो ब्राउन वाला पार्ट के बीच में जहाँ से व्हाइट पार्ट दिख रहा होगा, ये आपका मिड ब्रेन है। उसके नीचे का पार्ट जो आप यहाँ देख पा रहे हैं वो आपका हिंड ब्रेन है। तो हिंड ब्रेन में आप अगर स्टार्टिंग से बात करते हैं फोर ब्रेन से, तो फोर ब्रेन में देखिए सबसे पहले ऊपर में सामने जो पार्ट है ये आपका आगे का पार्ट है। देखो ये जो लंबा दिख रहा है ना, फिगर में जो लंबा दिख रहा है नीचे, वो इस पोर्शन का गर्दन वाला है, और जो छोटा दिख रहा है आगे हेड का है, यहाँ सही से, ठीक है। तो जो सामने वाला पार्ट है देख सकते हैं, उसको लिखा हुआ फ्रंटल लोब, है ना। उसके ऊपर जब आइएगा तो देखिएगा वहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? टिश्यू डिवाइडिंग लेटरल वेंट्रिकल्स। तो जो जहाँ पे डायनसेफेलॉन, जो इसके बाद बात करेंगे हम लोग, तो डायनसेफेलॉन जो है वो क्या कर रहा है कि आपका फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को सेपरेट कर रहा है, इसलिए इसको रूफ के ऐसा बोला जाता है, ठीक है। जैसे ही फोर ब्रेन यहाँ है तो नीचे जो है उस पार्ट, उसको बोला गया डायनसेफेलॉन। उसके जस्ट बाद देखिएगा सेरेब्रम लिखा हुआ पूरा ऊपर यहाँ तक, ठीक है। बीच वाला पार्ट यहाँ पे जो है, जहाँ पे घुरने घूमा है आपका, वहाँ देखिए आपका लिखा हुआ पेरेटल लोब, ठीक है। पेरेटल लोब के बाद आपका एक लिखा हुआ थैलेमस, जो आपका हेपोथैलेमस वाला पार्ट होगा, रेड वाला पार्ट जो दिख रहा है हेपोथैलेमस। अभी ग्लैंड जब बात करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। आगे आपका है देखिए कॉर्पस कैलोसम, तो व्हाइट वाला जो पूरा दिख रहा है ज्वाइंट, कॉर्पस कैलोसम जो जोड़ के रखेगा दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, लेफ्ट और राइट को, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए देखिए ऑसिपिटल लोब लिखा हुआ है, जो आपका पीछे वाला पार्ट को दिखा रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए उसके नीचे एक ग्लैंड का नाम लिखा हुआ है पिनियल बॉडी, जो आपका रेड वाला पार्ट के जस्ट बगल में है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आइए देखिए ब्लैक कलर का एक आपका राउंड जैसा स्ट्रक्चर दिखा हुआ है, उसका नाम रखा हुआ है आपका सेरेब्रम, जो आपका सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट में आता है, ठीक। तो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट जो बोले थे सेरेब्रम, जो पूरा ब्राउन वाला पार्ट है यहाँ तक, जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट जो छोटा सा पार्ट यहाँ दिख रहा है, ये हो गया आपका सेरेब्रम, ठीक है। उसके बाद उसी में देखिए सामने एक छोटा अंडा जैसा ओवल शेप है जिसको बोलते हैं पोन्स। उसी के आगे देखिए एक जो येलो पार्ट है नीचे लंबा तक गया हुआ है, येलो पार्ट, ये है मेडुला, और जो नीचे लंबा वाला पार्ट है ये हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। तो ब्रेन में हमारा क्या क्या पार्ट हुआ, अब समझ लो एक बार, लास्ट मेमोराइज कर दे रहे हैं, समरअप कर रहे हैं ब्रेन को। क्या क्या बोले, ब्रेन में जो है हमारे पास क्या क्या पार्ट प्रेजेंट है। तो ब्रेन में पूरा ब्रेन जो है, ठीक, उसको बोला गया है आपका, कहाँ रखा गया है भाई, तो क्रेनियम बॉक्स में रखा गया है, ठीक है। पूरा ब्रेन को यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऊपर वाला पार्ट जो है फोर ब्रेन कहलाया, बीच में जो पार्ट जहाँ ज्वाइंट दिख रहा है वो मिड ब्रेन कहलाया, लास्ट वाला पार्ट जो है उसको हिंड ब्रेन बोले। फोर ब्रेन को क्या बोले, दो हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, राइट और लेफ्ट, दोनों का जोड़ने का काम किसका है, कॉर्पस कैलोसम। आप उसमें देख सकते हैं एक वाइट कलर का आपको उसमें दिख रहा होगा, है ना,
वाइट कलर का उसमें आपको दिख रहा होगा, जिसको बोला गया है कॉर्पस कैलोसम, जो जोड़ के रख रहा है दोनों ब्रेन को, दोनों पार्ट को। ठीक, उसके अलावा क्या बोले कि जो इसमें ब्रेन है उसको 3 भाग में बांटे हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, बता दिए। अब फोर ब्रेन में 4 लोब बताए, कौन कौन? फ्रंटल लोब, पेरेटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। अब तो आइडेंटिफाई हो गया होगा इतना देर में। मिड ब्रेन में कोई पार्ट नहीं है। हिंड ब्रेन में आप देख सकते हो वहाँ 3 पार्ट में है, एक पोन्स जो एंडा जैसा घुरा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा सेरेबलम जो पीछे इस तरह बॉल जैसा लटका हुआ है, उसके जस्ट आगे थोड़ा सा मेडुला जो येलो कलर का आपका है, उसके नीचे दिखेगा स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड अभी जुड़ेगा पीछे, अब दिखाएंगे उसके बारे में। क्लियर? तो ब्रेन में इतना सारा पार्ट था। अब इसके बारे में एक एक करके देखते हैं थोड़ा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में कि क्या है। तो डायनसेफेलन क्या है देख लो इसके बारे में भी। इट लाइज ऑन द इन्फीरियर साइड ऑफ द सेरेब्रम। सेरेब्रम के अंदर इन्फीरियर साइड, जहाँ पे देखो ये सेरेब्रम अगर है पूरा ऊपर से ऐसे, तो इन्फीरियर जहाँ लास्ट वाला पार्ट है इसको बोला गया डायनसेफेलन, है ना। इट इज़ द एपिथेलेमस ऑन इट्स रूफ। सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है उसका रूफ के बारे में बताया गया है। तो थैलेमाई ऑन द साइड एंड हाइपोथैलेमस ऑन फ्लोर। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे एक वर्ड जो है डबल रिपीट हो गया है, ऑन इट्स जो है वो डबल रिपीट हो गया है। चलिए चलो, क्या बोल रहा है कि हाइपोथैलेमस क्या है, तो एक तरह का फ्लोर बताए थे अभी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि हाइपोथैलेमस में और क्या होगा सर, तो एक नैरो कैविटी होता है, इसको हम लोग थर्ड वेंट्रिकल। देखिए हम लोग का बॉडी में जो ब्रेन है, अगर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो उसमें 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है। तो एक वेंट्रिकल जो है हमारा फोर ब्रेन में है, बाकी आपका मिड ब्रेन में है, 2 आपका मिड ब्रेन में है और लास्ट जो आपका हिंड ब्रेन में है। तो 4 वेंट्रिकल्स है, इसलिए इसको बोला गया है कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमाना, जो आपका मिड ब्रेन का पार्ट है। तो डायनसेफेलन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना कि रूप कैसा काम कर रहा है। चलिए मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या बोल रहा है कि इट इज़ द स्मॉल एरिया हैविंग 2 थिक फाइब्रस ट्रैक्ट। अब इसमें क्या बात है देखो ध्यान से, 2 थिक फाइब्रस ट्रैक्ट है और 4 स्वेलिंग है ना। 2 थिक फाइब्रस ट्रैक्ट है और 4 स्वेलिंग है। तो जो फाइब्रस ट्रैक्ट है उसको बोला गया है सेरेब्रल पेडंकल्स। जैसे कभी फ्लावर देखे हो, कोई भी फ्लावर, मान लो हिबिस्कस अगर देखे होंगे उड़हुल का फूल, उसको जब तोड़ते हैं तो देखिएगा लंबा सा एक ग्रीन कलर का डंटी होता है, यहाँ पे छोटा सा पोट निकला होता है और इधर इस पूरा फ्लावर होता है और बीच में एक लंबा सा ऐसा निकला होता है। तो ये जो पार्ट है, ये जो स्टॉल्क है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं पेडंकल्स, ठीक है। तो ये तो फ्लावर के बारे में बात हो गया सर, फ्लावर में कहाँ चले गए आप। देखो सिंपल सी बात है कि जो आपका यहाँ पे स्टॉल्क जैसा स्ट्रक्चर है, इसी को बोला गया है पेडंकल्स। तो हमारा जो मिड ब्रेन है उसमें 2 फाइब्रस स्ट्रक्चर है, ट्रैक्ट है, मतलब लंबा लंबा डंटी सा है, उसी को बोला गया है सेरेब्रल पेडंकल्स। और 4 डॉट है छोटा छोटा, जिसको बोला गया है 4 स्वेलिंग होगा छोटा छोटा इस तरह से, इसको बोला गया है कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमाना, ठीक है। ये आपके एक्चुअल में थोड़ा सा लेवल ऊपर है, 11-12 के लिए भी काम आ जाएगा ही। तो इतना आपका मिड ब्रेन में नहीं पढ़ना है। देखिए 2 बुक आपके पास है एक्चुअली में, आप साइड बुक अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो एक आपके पास है जैसे दिनेश का बुक, उसमें ये बात को लिखा हुआ है। लेकिन अगर एस चांद का बुक अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीज़ों के बारे में उतना डिटेल नहीं दिया है, सिर्फ उसका फंक्शन मेंशन किया हुआ है। तो सारे बुक में कौन में क्या मिलेगा वो भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसका काम देखते हैं क्या है। तो जनरली मिड ब्रेन जो है, जितना भी हमारे बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो बता चुके हैं रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलते हैं, कल बताए हैं पहले। तो कल का लेक्चर में जो नहीं देखे हैं वो जाके देखिए, तब समझ में आएगा रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन किसको बोले थे सर, तो अभी 3 भागों में बता दिए, सेरेब्लम, पोन्स, मेडुला। फिगर याद है, अब थोड़ा मेमोराइज करो। तो फिगर याद है तो बताओ, पोन्स कैसा था, तो सर अभी अंडा जैसा दिख रहा था इसे। सेरेब्लम क्या था, पीछे बॉल जैसा ऐसे लटका हुआ था। इसको याद करने का सबसे ईजी तरीका बता दें क्या, लड़की लोग का कभी देखा है पीछे बाल बांधा हुआ, खोपा ऐसा, बाल कहाँ बांधा था, जनरली यहाँ बांधी रहती है। तो वहीं पे पीछे देखना, ऐसे जो आपका सेरेब्रम था क्या था, पीछे ऐसे बॉल जैसा लटका हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद उसी के जस्ट आगे जो है क्या है, मेडुला है। तो 3 भागों में हिंड ब्रेन को बांटा गया है, सेरेब्लम, पोन्स और मेडुला। तो सेरेब्लम क्या बोले, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। कितना बड़ा होगा सर, तो सेरेब्लम 12.5% टोटल ब्रेन का हिस्सा कवर किया हुआ है। अगर पूछा जाए सेरेब्रम तो ये 4 ब्रेन में है और 80% हिस्सा कवर किए हुए, ठीक।
तो सेरेब्रम और सेरेब्लम स्पेलिंग में बहुत कन्फ्यूजन है, थोड़ा देख लेना। सेरेब्रम 80%, सेरेब्लम जिसका नाम लंबा है वो छोटा है। सेरेब्लम जो आपका 12.5% सॉरी हाँ 12.5% टोटल ब्रेन का हिस्सा कवर किए हुए है। इसका काम क्या है? तो सेरेब्लम जो है जितना भी मस्कुलर एक्टिविटी बॉडी में है, जैसे हम सीधा खड़ा है, मान लो अभी शरीफ बच्चा ऐसे खड़ा हो गया सीधा शांति से, तो बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, डांस करने के लिए, चलने के लिए, तो जितना भी आपका है, वॉकिंग हो गया, राइडिंग अ बाइसाइकिल हो गया, जंपिंग हो गया, लिफ्टिंग हो गया, कैचिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, जैसे आप बॉडी को ऐसे बेंड कर रहे हैं, थक गए सर, खड़ा खड़ा सर, थोड़ा बैठ जाए सर ना, तो ये जो आपका बॉडी जो है ये कौन सा कंट्रोल कर रहा है? तो पूरा का पूरा कंट्रोल किया जा रहा है आपका सेरेब्लम के द्वारा। अगर किसी का देखना, कोई अगर दारू पी लेता है तो उसका बॉडी सीधा चल नहीं पाता है, कभी वो ऐसे मुड़ी करेगा, कभी ऐसे करेगा, कभी धड़ाम से गिर जाएगा, कभी नली में भी गिर जाएगा। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? उसका जो सेरेब्लम है ना वो कंट्रोल में नहीं रह पाता है, उसका जो नर्वस सिस्टम है जो उसको न्यूरॉन पहुंचाता है बैलेंस करने के लिए, वो कंट्रोल में नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से उसका मसल्स, उसका बॉडी उसका कंट्रोल से बाहर चला जाता है। तो क्या बोल सकते हैं कि सर मेडुला तो तब तो सेरेब्रम जो है तब तो हमारा सारा वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कर रहा होगा, क्योंकि कैसे चलना है, कैसे नाचना है, ये सारा तो उससे कंट्रोल हो रहा है। बिल्कुल, ऑल वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ कंट्रोल्ड बाय आवर सेरेब्लम। इट्स ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग आवर बॉडी पोस्चर, वॉकिंग, राइडिंग, जंपिंग, बाइसाइक्लिंग, कैचिंग, है ना, लिफ्टिंग, बेंडिंग, ऑल थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय आवर सेरेब्लम। मतलब कुल मिला के जितना भी वॉलेंट्री एक्शन है सारा सेरेब्लम के द्वारा। ठीक है, तो सर इनवॉलेंट्री एक्शन मेडुला के द्वारा, तब तो सारा हिंड ब्रेन का ही खेला है। बिल्कुल ठीक है, तो सेरेब्लम जो है वो वॉलेंट्री एक्शन को और मेडुला जो है इनवॉलेंट्री एक्शन को। ठीक है, और पोन्स क्या करेगा तब तो पोन्स जो है वो हमारा रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। किसको? रेस्पिरेशन को। क्या पता चलेगा अगर हम लोग के भरोसे अगर रेस्पिरेशन को छोड़ दिया जाए तो हम लोग तो सांस लेना ही भूल जाएंगे, एनर्जी को तोड़ना ही भूल जाएंगे। अगर आप लोग को आता है तो कमेंट बॉक्स में रेस्पिरेशन का डेफिनेशन लिख करके भेजिए, तब हम समझ पाएंगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं। बताइए व्हाट इज रेस्पिरेशन। अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में पहले डालिए, उसके बाद फिर आगे आप कंटिन्यू करेंगे। देखिए पॉन्स में क्या लिखा हुआ है कि पॉन्स इट इज अ क्रॉस वाइज बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू दैट लाइज ऑन एंटीरियर वेंट्रल साइड ऑफ मेडुला जस्ट आगे था, है ना। इट कनेक्ट द सेरेब्लम, मेडुला ऑब्लांगाटा एंड सेरेब्लम। ये क्या बोल रहा है कि तीनों को कनेक्ट कर रहा है। कैसे सर, थोड़ा दिखा दीजिए। देखो दिखाते हैं, ये जो फिगर है यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो पॉन्स है इसमें आपका सेरेब्लम का पार्ट भी कनेक्ट हो रहा है, सेरेब्लम को भी कनेक्ट कर रहा है और मेडुला को भी कनेक्ट कर रहा है। मतलब सारे को जोड़ कर रखने का काम किसका है? आपका यहाँ पे पॉन्स का है। ठीक है, चलिए आगे। पॉन्स का फंक्शन क्या होगा? तो पॉन्स क्या बोले, रिले सेंटर, जितना भी रिले याद करो, रिले न्यूरॉन बताए थे कि उधर से सेंसरी आया, इधर से मोटर को ले गया, तो सारा को जोड़ रहा है। मतलब क्या कर रहा है? रिले कर रहा है, यहाँ का इन्फॉर्मेशन उसको, उसका इन्फॉर्मेशन इसको, जो जहाँ का है उसको वहाँ पहुँचा रहा है। उसके अलावा ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर जो बोले भी, इट आल्सो पोजेजेज न्यूमोटॉक्सिक एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए मेन यही काम कर रहा है कि कितना रेस्पिरेशन करना है, कौन सा कहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ना है, कहाँ पे ऑक्सीजन को पहुँचाना है, ये सारा काम किसका है? तो पॉन्स का है। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लांगाटा। तो मेडुला ऑब्लांगाटा के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या बोल रहा है कि हमारा हिंड ब्रेन का पार्ट है, सबसे लास्ट पार्ट है, और जो हमारा पूरा का पूरा ब्रेन है, स्पाइनल कोड जो है उसको जोड़ के रखता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या काम होगा? तो जितना भी इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग, अब मान लो सांस लेना और छोड़ना, ये हम लोग को पता भी नहीं चलता और होते रहता है। हो तो पता चलता है क्या कि एक बार सांस लिए, एक बार छोड़े, अब एक बार सांस लिए और छोड़े, और पता चला हम लोग को अगर बोल दे कि तुमको तेरा काम है, बॉडी अगर नहीं करे तो हमको याद रखना है कि सांस लेना छोड़ना है, पता चला सुध गए, या कोई चीज़ देख रहे जितना उसमें भूल गए कि सांस लेना ही भूल गए, पता चलेगा आदमी राम नाम सत्य है। ठीक है, तो हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल को चेक करना,
रिफ्लेक्स एक्शन जैसे स्वेलिंग, खाना को अंदर जाना, कफिंग, ये सारा जो एक्शन है वो आपका किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? तो मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा। मतलब इट्स कंट्रोल ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, तो ये था आपका ब्रेन का पूरा कहानी। अब बात करते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? तो वो स्पाइनल कॉर्ड जो है जस्ट लाइक आपका ब्रेन के जैसा, ये भी क्या होगा? कोई हड्डी से प्रोटेक्ट होगा, इसके ऊपर भी मेनिंग्स का लेयर होगा, इसमें भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा। मतलब सर, मतलब ये है कि आप देखिए बगल में आपका एक फिगर यहाँ दिख रहा होगा आपको या स्पाइनल कॉर्ड का, कि ब्रेन से यहाँ जो जुड़ा हुआ पार्ट है, देखो हम यहाँ ऐसे पीछे घूम के अगर खड़ा हो जाते हैं तो यहाँ तक मेरा ब्रेन आया। अब ब्रेन से यहाँ से नीचे, जहाँ से गर्दन आपका बेंड हो रहा है, तो इस पार्ट से नीचे कहाँ तक? जहाँ तक कमर है आपका, है ना, जहाँ तक कमर का हड्डी आपका टच हो रहा है, उस जगह तक एक लंबा लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल शेप में, है ना। जैसे देखें, मान लो ये था हमारा ब्रेन। अब ब्रेन से ये जो पार्ट है यहाँ से नीचे ऐसे इस तरह से लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसी को बोला गया है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? तो जस्ट लाइक एक रस्सी देखे होंगे अगर आप, तो रस्सी के जैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है ना। रस्सी देखना कि बहुत सारा तागा से धागा से मिलके बनता है, हाँ कि ना? तो हाँ सर, होता है। तो एक रस्सी जो है, अगर रस्सी को आप खोलेंगे या कोई कपड़ा है उसको अगर आप खोलेंगे, देखिए पतला पतला बहुत सारा धागा निकलता है। उसी प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड जो है पूरा न्यूरॉन से मिलके बना हुआ, न्यूरॉन का एक बंचेस है, गुच्छा है। अगर उसको खोलते हैं तो पतला पतला न्यूरॉन बाहर निकलेगा। तो न्यूरॉन क्या है? सारा न्यूरॉन को जुड़ करके एक गुच्छा जैसा, बंडल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, उसी को बोला गया स्पाइनल कॉर्ड। रॉब जैसे रस्सी से निकलेगा। कैसा होगा? तो लंबा होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा। ठीक है, ये कहाँ होगा? तो जो हमारा बैकबोन है, जैसे मान लो ये हमारा एक बोन है, बैकबोन, तो बैकबोन के अंदर में जो आपका देखिए एक पोर होता है, जैसे एक बोन है, बैकबोन में कितना हड्डी है? 26 या 27 या 33, 3 ऑप्शन दे रहे हैं, कमेंट करो कौन सा होता है। हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन आवर बैकबोन? कमेंट करो, अब बताओ। तो जितना भी बोन है, जैसे एक बोन ही हो गया, एक बोन ही हो गया, ठीक है, एक के ऊपर एक बोन सारा इस तरह से अटैच है, इस तरह से। तो जो बोन है उसके अंदर देखना, ये जो बोन है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर में एक होल दिख रहा होगा। तो इस होल के अंदर से ही पार होता है आपका कौन सा? स्पाइनल कॉर्ड। जैसे मान लीजिए, मान लो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? जैसे ये मान लो एक हड्डी है, तो एक हड्डी ऐसे है, तो हड्डी के अंदर से इस तरह से इसको प्रोटेक्ट किया गया है और हड्डी के बीचों बीच से इस तरह से ही पार हुआ है, ठीक है। तो ये लंबा भी है ना, सिलेंड्रिकल शेप में भी है। और क्या बोल रहा है कि आपका ये ब्रेन के सॉरी जो ये जो है बैकबोन के अंदर इस तरह से कवर भी है। इसके ऊपर में क्या होगा? तो क्या सर ये हड्डी में घिसेगा? नहीं, बिल्कुल घिसेगा। तो इसके ऊपर भी पतला पतला मेनिंग्स का 3 लेयर लगा हुआ होगा, है ना। इसके ऊपर भी मेनिंग्स का लेयर इस तरह से बना हुआ होगा, ठीक। तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी मेनिंग्स का लेयर है, कितना लेयर? 3 लेयर। तो सर क्या यहाँ भी फ्लूइड भरा हुआ होगा ब्रेन के जैसा? बिल्कुल, यहाँ पे भी आपका इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होगा। ये जो लेयर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेनिंग्स, ठीक, क्लियर, ठीक है। तो क्या स्पाइनल कॉर्ड तो हमारा बैकबोन में प्रेजेंट है, तो ये कनेक्ट कैसे करता है सर? तो ध्यान दो, अगर हम यहाँ खड़ा हैं, मेरा हाथ से कोई निकला नर्व, मान लो हाथ से मेरा नर्व फाइबर यहाँ से निकला इसे, और ये जा करके कहाँ कनेक्ट हुआ? तो आप पीछे आएगा यहाँ पे। अब वहाँ पे आने के बाद ये कैसे ज्वाइंट होगा? तो फिर सर, तो जहाँ जहाँ हड्डी है ना, जैसे ये हड्डी यहाँ, मान लो एक हड्डी यहाँ, एक हड्डी यहाँ, तो ये हड्डी इसके बीच में यहाँ इस तरह से स्पाइनल नर्व निकलेगा, स्पाइनल नर्व। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के बारे में। क्रेनियल नर्व कितना पेयर? वेरी गुड, 12 पेयर। और स्पाइनल नर्व कितना पेयर? तो 31 पेयर, ठीक है। तो 31 पेयर स्पाइनल नर्व यहाँ से बाहर निकलेगा, जो सारा जो है जाके कनेक्ट करेगा कहाँ? पूरा बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। इस तरह से पूरा बॉडी पार्ट्स में कनेक्ट करेगा। जैसे कोई हो सकता है आके हाथ में कनेक्ट करे, कोई पैर में यहाँ से निकलेगा तो कोई पैर में कनेक्ट करेगा, ठीक है, कोई जो है हमारा पेट में कनेक्ट करेगा। इस तरह सारा ऑर्गेन से आपका ही कनेक्टेड होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स आर इमिटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड? तो 31 पेयर, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कौन सा लेयर होता है? तो मेनिंग्स का। कितना लेयर होता है? 3 लेयर। क्या इसमें क्या भरा होता है? तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड।
कैसा होता है, तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर है, रॉप जैसा रस्सी सा दिखेगा, न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर है। जैसे सिंपल समझो ना कि एक रस्सी इधर से आया, एक रस्सी इधर से आया, एक रस्सी इधर से आया, 31 पेयर रस्सी आया और सारा रस्सी को हम पकड़ के एक जगह बीच में जोड़ दिए और पकड़ के लंबा सीधा खींच दिए, तो हो गया न्यूरॉन। क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड। तो सारा न्यूरॉन से ही मिलकर बना हुआ है स्पाइनल कॉर्ड, और आके कहाँ टच किया, ब्रेन तक। तो जो भी इन्फॉर्मेशन, जैसे हाथ में देखो, एक बड़ा अच्छा कॉमेडी था, शायद तुम लोग देखा है कि नहीं, सर्च करना मिल जाएगा। उसमें एक आदमी रहता है, उसके पिताजी मरा हुआ होता है ना। तो जाता है एक पंडित जी के यहाँ पे और बोलता है, चलिए पंडित जी, मेरा घर वहाँ पे क्रियाक्रम का काम करना है। तो बोलता है, बेटा उतना दूर काहे जाएंगे, यहीं करवा लो। बोला काहे, कि वहाँ जाके कीजिएगा तो शुद्ध होगा, यहाँ कैसे करेंगे। बोला वहाँ से करे चाहे यहाँ से करे, बात तो वही है। बोला कैसे पंडित जी। बोला देखो, अगर पैर में दर्द होता है तो मुंह से खाते हैं तो पैर का दर्द ठीक होता है ना। तो बोला हाँ होता है। तो उसी प्रकार से मान लो, अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे थे, जैसे कौन सा कॉमेडी है सर, तो उसमें एक फेमस डायलॉग है, के रामचंद्रा रे देखे हम लोगों ही 15 रे, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखो, पैर में अगर कोई कांटा चुभता है या मच्छर काटता है तो हमारा तुरंत कैसे हमको पता चलता है। तो पैर का जो भी न्यूरॉन है वो आया है आपके कमर तक, और कमर से आने के बाद स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ टच हुआ है और एक सीधा ब्रेन तक गया हुआ है, ठीक है। तो सारा न्यूरॉन मिल करके एक जो बंचेस बना रहा है उसी को बोला गया यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। अब फिगर में देख सकते हैं, उससे सारा जितना बात बोले हैं आपका लिखा हुआ है कि द स्पाइनल कॉर्ड इज लॉन्ग ट्यूब लाइक बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू दैट रन फ्रॉम बेस ऑफ स्कल, मतलब स्कल के बेस से लेकर के डाउन द सेंटर ऑफ द बैक टू द लोअर, जो आपका कमर तक है वहाँ तक प्रेजेंट है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर, 3 लेयर से आपका प्रोटेक्टेड है, जिसको बोला गया है मेनिंग्स। इसमें आपका फ्लूइड भरा होता है, इसको बोला गया सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, तो जितना भी नर्व सिग्नल है उसको कैरी करके आपका ब्रेन तक पहुंचाने का काम है। कुछ कुछ रिफ्लेक्स एक्शन में भी काम करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि कैसे पास हुआ है, ठीक। देखो बगल में एक कटिंग दिखा हुआ है कि अगर हम लोग काट के दिखाए या फिर एक बोन को हटा के दिखाएं तो कैसे दिख रहा है। तो देखिए बीच में यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा ये बोन का पार्ट है ना। उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से दिखता है, एक सेंसरी न्यूरॉन आता है और एक यहाँ पे रिले न्यूरॉन होगा जो उसको इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज करेगा और रेफरेंस से बाहर। मतलब कुल मिला के रिफ्लेक्स एक्शन जो बात किए थे उसमें क्या था, सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेकर आया, रिले न्यूरॉन उसको चेंज किया कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर लेके चला गया मोटर न्यूरॉन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में भी पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरा काम क्या है, जितना भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो कैसे है इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने आपका बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका कहानी ख़त्म। मतलब 2 लेक्चर में आपका नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम ह्यूमन बींग्स का कंप्लीट। अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे हार्मोनल सिस्टम के बारे में, ठीक है। कि हार्मोनल सिस्टम में कौन कौन सा हार्मोन होता है। जैसे स्टार्टिंग में जब हम बताए थे तो क्या बोले थे कि द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इट कंट्रोल्ड बाय 2 प्रोसेसेस, फर्स्ट केमिकल प्रोसेसेस, सेकेंड नर्वस सिस्टम, ओके। तो केमिकल सिस्टम को ही बोला गया था हार्मोनल सिस्टम, जो सारा हार्मोन कहाँ से आता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से आता है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। उसके बाद अगला जो लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे हम लोग प्लांट के मूवमेंट के बारे में और प्लांट का हार्मोन के बारे में, ठीक है। तो आज का लेक्चर समाप्त। आपका जो भी था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसके बारे में कहानी ख़त्म। अगर आप चाहो तो एक बार छोटा सा समराइज कर देते हैं, क्या बोले। तो ब्रेन जो है हमारा हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। ब्रेन स्कल में प्रेजेंट है। स्कल के अंदर जो आपका क्रेनियम बोनी बॉक्स बोलते हैं वहाँ प्रेजेंट है। 8 बोन से बना हुआ है। फेस में 14 बोन है। टोटल मिला के 22 बोन है। क्लियर। इसके अलावा ब्रेन जो है वो आपका प्रोटेक्टेड है 3 लेयर ऑफ मेनिंग से। उसमें फ्लूइड भरा हुआ है जो आपको बोला था सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका काम है मैकेनिकल शॉक से बचाना, ब्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, है ना। उसके अलावा क्या बोल रहे हैं कि ब्रेन जो है उसमें देखना कहीं उबड़ खबड़ स्ट्रक्चर है, उठा हुआ नीचे है। उठा हुआ स्ट्रक्चर को गैरी बोलते हैं, दबा हुआ स्ट्रक्चर को स्लेसी बोलते हैं। ब्रेन जो है टोटल 3 भाग में बटा हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आपका 3 पार्ट बोले, एक ऑल्फैक्टरी लोब जो स्मेल के लिए है, सेरेब्रम जो लार्जेस्ट पार्ट है 80% हिस्सा घेरे हुए है, आपका थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंसी सारा आपका सेरेब्रम के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद बोले डायनसेफेलॉन
जो फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में जो आपका रूफ लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोला गया है। सेरेब्रम 2 हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों को जोड़ा हुआ है कॉर्पस कैलोसम के द्वारा। सेरेब्रम में यह प्रत्येक लोब में आपका 4 लोब में बटा हुआ है, फ्रंटल लोब, पेरेटल लोब, फ्रंटल, पेरेटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्या बोले, 4 आपका काम बताए। उसके बाद बोले मिड ब्रेन में कोई पार्ट नहीं है, बस आपका 2 फाइबरस है और 4 आपका स्वेलिंग है। फाइबरस को बोला गया है आपका ट्रैक्ट, जिसमें सेरेब्रल पेडंकल बोले। 4 डॉट है उसको हम लोग बोले कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। उसके अलावा हिंड ब्रेन का 3 पार्ट है। एक हो गया आपका पोन्स जो ओवल अंडर शेप है, सेरेबलम जो आपका बॉल जैसा नीचे लटका हुआ है, उसके जस्ट आगे मेडुला है ना। तो सेरेबलम का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है, 12.5% टोटल ब्रेन का घेरा हुआ है। इसका काम है हमारे बॉडी को पोस्चर को मेंटेन करना, सारे वॉलेंट्री एक्शन को आपका काम करवाना। मेडुला का काम है इनवॉलेंट्री एक्शन को पूरा करना। पोन्स का काम है रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, और जो लास्ट मेडुला है वो आपका स्पाइनल कोड से कनेक्टेड है। स्पाइनल कोड लॉन्ग हॉलो सिलेंड्रिकल शेप है। इसके ऊपर ये कहाँ है तो बैकबोन के अंदर प्रेजेंट है। इसका लेंथ लगभग 43 से 45 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, लगभग आधा मीटर बोल सकते हैं। इसके अलावा से जो आपका स्पाइनल कोड है वो बैकबोन के अंदर प्रेजेंट है। हॉलो आपका जो अंदर में बोन है उसके अंदर में जो हॉल है उसके अंदर में प्रेजेंट है। इसके ऊपर भी 3 लेयर मैरिंग्स का चला हुआ है। ठीक, इसके अंदर में भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। इसका काम तो सारा जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको ब्रेन तक पहुंचाना, रिफ्लेक्स एक्शन में पार्टिसिपेट करना। तो इतना सारा बात था इसमें। कुल मिलाकर के आपका नर्वस सिस्टम का कहानी समाप्त हो गया है। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच इतना पेशेंसली इसको सुनने के लिए और देखने के लिए। आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग को भी फ़ायदा हो जाए। जो बच्चे जो दोस्त आपके पढ़ रहे हैं थोड़ा उनके लिए भी फ़ायदा हो जाए। और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से एक बार और रिवीजन कर लीजिए। अगर लास्ट तक आप देख चुके हैं तब तो बहुत अच्छा सिंसियर स्टूडेंट हैं आप। एक बार इसको और आप बढ़िया से देख लीजिए। उम्मीद है कि इसमें एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। जितना भी क्लास 10 का है आपका पार्ट, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। आपको विश्वास ना हो तो एग्ज़ाम से लिख के आने के बाद हमसे बात करना कि सर आपका क्वेश्चन छूटा है या नहीं, आपका पढ़ाया हुआ आया है या नहीं। चलिए थैंक यू वेरी मच।